E67 सौभाग्य से विन्फ्राना का राष्ट्रमंडल डची कैंड्रियन साम्राज्य का सीधा सीमावर्ती देश था, इसलिए हाजिन शहर से अनुसंधान सुविधा स्थल तक की यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं थी। क्या आप लोगों ने इसे याद कर लिया है? रूई ने मिशन बिल को बंद करते हुए सारा डेटा अपने माइंड पैलेस में जल्दी से संग्रहित करते हुए पूछा। नहीं, केन ने जम्हाई ली, लेकिन तुम हमारे पास हो तो सब ठीक है। रूई ने अपनी आंखें घुमाईं। मैंने सब कुछ याद कर लिया है, सिवाय बारीक विवरणों के, फे ने उत्तर दिया। जैसा कि मैंने किया है, हेवर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। रूई ने खर्राटे लेती नेल की ओर देखा और आह भरी। हे उठ जाओ। उसकी आंखें खुल गईं। क्या अब जाने का समय हो गया है? हाँ, वह अचानक उठ खड़ा हुआ। यहाँ बैठकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो चलें। रूई ने हार मान ली, क्योंकि वे सभी प्रेषण सुविधा की ओर बढ़ रहे थे तथा उन्हें अंततः भेजे जाने से पहले आवश्यक प्रोटोकॉल पूरे करने थे। अगर रूई अकेले निकलती तो यात्रा में ज्यादा समय लगता, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि समूह सबसे धीमे व्यक्ति हेवर जितना ही धीमा था। विन्फ्राना का राष्ट्रमंडल डची ग्राहल साम्राज्य के लगभग विपरीत दिशा में था। उन्हें सीमा तक पहुंचने के लिए मंटियन क्षेत्र से उत्तर की ओर यात्रा करनी पड़ी और एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला को भी पार करना पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर ग्राहल राज्य के विपरीत यहाँ का मौसम और जलवायु भी ठंडा और शुष्क था। वे ठंड में तब तक भागते रहे जब तक कि वे अंततः सीमा पर नहीं पहुंच गए। रूई को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कॉमनवेल्थ डची ऑफ विन्फ्राना की सीमा सुरक्षा ग्राहल साम्राज्य से भी ज्यादा खराब थी। कम से कम ग्राहल साम्राज्य के पास सीमा की रक्षा करने वाली दीवार जैसी कोई चीज थी। विन्फ्राना की सीमा पर एक छोटी सी बाढ़ थी जिसे साधारण मनुष्य भी आसानी से पार कर सकता था। यहाँ से कितना दूर है? नेल ने शिकायत की। हमारी वर्तमान गति से फ्रुजमेल 1 तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे, रूई ने उत्तर दिया। शोध सुविधा का सामान्य स्थान फ्रुजमेल जंगल के उत्तर में था, हालांकि इसका सटीक स्थान अज्ञात था। स्पष्ट रूप से खुफिया जानकारी प्रत्यक्ष निगरानी के माध्यम से एकत्र नहीं की गई थी। रूई समझ सकती थी कि जंगल में अनुसंधान सुविधा क्यों बनाई गई थी। मिशन बिल के अनुसार यह जंगल बड़ा और आबादी से दूर था। रूई को केवल एक ही बात पर आश्चर्य हुआ कि वे भूमिगत अनुसंधान सुविधा कैसे बना पाए। इस दुनिया में प्रौद्योगिकी के सभी रूपों की तरह गया की अधिक परिष्कृत सिविल इंजीनियरिंग भी गूढ़ प्रौद्योगिकी पर आधारित थी, जो प्रयुक्त गूढ़ संसाधनों की कमी और उनके मूल्य के कारण पृथ्वी की सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की तुलना में कहीं अधिक महंगी थी। पृथ्वी पर भी भूमिगत सुविधाएं बनाना आसान नहीं था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस दुनिया में ये कितना कठिन और महंगा होगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ डची ऑफ विन्फ्राना एक गरीब संप्रभु राष्ट्र था। इसका मतलब है कि इस तरह की परियोजनाएं उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चीली और दिखावटी थीं। फिर भी इसने इस सुविधा में इतना निवेश किया। मेरे संदेह शायद गलत नहीं हैं, रूई ने उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करते हुए सोचा। शोध सुविधा कुछ महत्वपूर्ण शोध कर रही है, मार्शल आर्ट से संबंधित कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं है और कुछ ऐसा जो मार्शल यूनियन के पास है। कुछ इतना महत्वपूर्ण कि मार्शल यूनियन इस मामले पर सभी शोधों पर छापा मारने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार है ताकि राज्य को वह परिणाम न मिले जिसकी उसे तलाश है। तथ्य यह है कि वे गोपनीयता के मामले में इतनी आगे बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि वे जानते हैं कि जो शोध हो रहा है वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मार्शल यूनियन अनुमति देने को तैयार है। यदि ये केवल सामान्य शोध होता तो वे इसे छिपाने के लिए इतना आगे नहीं जाते, रूई ने अनुमान लगाया। उनमें ये जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई कि वास्तव में इस सुविधा में क्या शोध किया जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर समय बीत गया। अंततः वे जंगल में पेड़ों के एक समुद्र में जा पहुंचे। हम पहुंच गए हैं, रूई ने घोषणा की। जंगल में प्रशिक्षु स्तर के जीव हैं, इसलिए सभी लोग नजर रखें। केन ने पूछा, हम अनुसंधान सुविधा का स्थान फिर से कैसे खोजेंगे? यह मुझ पर छोड़ दो, रूई ने उनसे कहा। मेरा भूकंपीय मानचित्रण इसे खोजने के लिए एकदम सही है। मैं स्कैन करूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि पूरे जंगल को, रूई ने आह भरी। क्या आप सुविधा का पता लगा पाएंगे? पर्याप्त समय दिया जाए तो हाँ, रूई ने जवाब दिया। मुझे सीधे सुविधा का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? फे ने पूछा। इस आकार की एक शोध सुविधा को आपूर्ति की खेप अवश्य मिलती है, चाहे वह कितनी भी आत्मनिर्भर क्यों न हो। बुनियादी मानव पोषण आपूर्ति, क्योंकि वे आबादी से बहुत दूर हैं, ऊर्जा आपूर्ति, गुण आपूर्ति और मानव परीक्षण विषय आपूर्ति भी, रूई ने उत्तर दिया। वास्तव में संभवतः इसी तरह से मार्शल यूनियन ने पहली बार शोध सुविधा के अस्तित्व का पता लगाया। भले ही कॉमनवेल्थ डची ऑफ विन्फ्राना ने भौतिक स्थान को छिपाने का अच्छा काम किया हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसे वास्तव में छिपाने के लिए शोध सुविधा के साथ सभी आदान प्रदान को छिपाने की आवश्यकता है। रूई को संदेह था कि मार्शल यूनियन को इस शोध सुविधा के अस्तित्व के बारे में सुविधा के निर्माण के लिए आवश्यक सभी प्रकार के धन और संसाधनों के व्यय के माध्यम से पता चला।
इस तरह के व्यय को छिपाना मुश्किल था और मार्शल यूनियन के खुफिया विभाग ने संभवतः इसके संकेत पहले ही पकड़ लिए थे। बेशक मार्शल यूनियन अपने आसपास के सभी छोटे देशों की सभी शोध सुविधाओं को ध्वस्त नहीं करेगा। यह एक बेकार प्रयास था जिससे कोई सार्थक लाभ नहीं हुआ। ये काफ़ी संभावना है कि मार्शल यूनियन ने धन और संसाधनों के प्रवाह को देखते हुए फ्रुजमेल 1 के उत्तरी भाग तक सामान्य स्थान को सीमित कर दिया। संसाधनों को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता थी। जंगल से होकर यात्रा करने वाले शिपमेंट को पकड़ना आसान था, जबकि रूई के लिए पूरे जंगल को सीस्मिक मैपिंग के साथ स्कैन करना आसान था, ताकि वह ऐसी सुविधा की तलाश कर सके जो भगवान जाने कितनी गहराई पर हो। ये जितनी गहरी थी, उसे पता लगाने में सक्षम होने के लिए उसे उतना ही करीब होना पड़ता था। इसके अलावा फ्रुजमेल 1 की स्थलाकृति असमान थी, जिससे पर्यावरण का सटीक मानचित्रण करने के लिए भूकंपीय मानचित्रण का उपयोग करना अधिक कष्टकारी हो गया। उम्मीद है कि हमें किस्मत का साथ मिलेगा, रूई ने आह भरते हुए कहा। जितनी जल्दी हम सही प्रवेश द्वार का पता लगा लेंगे, उतनी जल्दी हम इस मिशन को समाप्त कर सकेंगे। इसके अलावा चूंकि संघर्ष वास्तव में भूमि या वास्तविक जमीन के अंदर नहीं होगा, इसलिए वे पता लगाने से परे बेकार थे। इस प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना अधिक कुशल था जिसके पास आवश्यक संवेदी तकनीकें थीं, लेकिन मिशन के लिए आवश्यक शक्ति भी थी। ऐसे कितने 10वीं कक्षा के मार्शल प्रशिक्षु थे जिन्होंने संयोगवश भूकंपीय मानचित्रण तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी, तथा वे भी किसी मिशन पर नहीं थे। रूई को संदेह था कि बहुत अधिक नहीं। फिर भी यह अच्छा नहीं था कि मैं अकेला काम कर रहा था जबकि मेरे साथी कुछ भी नहीं कर रहे थे। रूई ने आंखें खोलीं और अपनी हथेली जमीन से उठाते हुए आह भरी। यहाँ भी कुछ नहीं है। रूई ने जंगल के उत्तरी हिस्से में ग्रिड खोज शुरू कर दी थी। अपनी गति और संवेदी सीमा के साथ पूरे क्षेत्र का नक्शा बनाने में उसे बिना रुके पूरा दिन लग जाता था। समस्या ग्रिड बॉक्स के आकार का पता लगाने की थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सुविधा किस गहराई पर बनाई गई थी। ये जितना गहरा होगा, उसके ग्रिड बॉक्स उतने ही छोटे होने चाहिए और उसे उतने ही अधिक ग्रिड बॉक्स की आवश्यकता होगी। क्योंकि यह जितना गहरा होगा, उसे इसका पता लगाने में सक्षम होने के लिए उतना ही करीब होना होगा। यदि उसके ग्रिड बॉक्स बड़े थे, तो उसके पास पर्याप्त रूप से करीब होने की संभावना कम हो गई, जिससे उसके पास मौजूद कुछ ग्रिड बॉक्स कम हो गए। अधिकांश लोग बस पूरी तरह से सावधान रहने की कोशिश करते हैं और फिर बात यहीं छोड़ देते हैं। ऐसा करना सामान्य और उचित भी था, लेकिन रूई नहीं। वह सावधान और गहन थे, लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि कुछ गहराई पर उनके भूकंपीय मानचित्रण से अनुसंधान सुविधा के छूट जाने की संभावना का गणितीय रूप से एक संभाव्यता फंक्शन बनाया जाए। इस प्रकार रूई ने एक संभाव्यता फंक्शन बनाने का निर्णय लिया जो भूमिगत अनुसंधान सुविधा की संभावित गहराई के साथ साथ ग्रिड बॉक्सों के आकार को भी इनपुट करता था, जिसके माध्यम से वह बॉक्स दर बॉक्स जंगल को स्कैन कर रहा था और उसके द्वारा उस स्थान को चूक जाने की संभावना को आउटपुट करता था। जहां तक इस बात का अनुमान लगाने की बात है कि सुविधा की अधिकतम गहराई कितनी हो सकती है, उन्होंने एक छोटा सा त्वरित सर्वेक्षण किया था, जहां उन्होंने जल्दी से जमीन में जितना संभव हो सके उतना गहरा गड्ढा खोदा था, ताकि यह पता चल सके कि उन्हें कहां कठोर चट्टान मिलेगी। संभवतः यही वह कठोर सीमा होगी जहां वे सुरक्षित रूप से यह मान सकते थे कि अनुसंधान सुविधा नीचे नहीं होगी। इसे फंक्शन में इनपुट करके वह यह अनुमान लगा सकता था कि ग्रिड खोज में उसे न्यूनतम कितना प्रयास करना होगा, ताकि वह पूरी तरह से आश्वस्त हो सके कि वह अपने भूकंपीय मानचित्रण ज्ञान के साथ अनुसंधान सुविधा से चूक न जाए। माइंड पैलेस तकनीक से डेटा का विश्लेषण करना भी आसान था। विज्ञान का आदमी इसी तरह काम करता था। जैसे ही रूई को लगा कि उसे आराम की जरूरत है, वह स्तब्ध रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे अपने आगे कुछ दूरी पर जमीन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने एक सपाट, सतत कठोर संरचना को महसूस किया। एक संरचना जो प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकती। यही है। वह केन की ओर मुड़ा, जो उसके साथ था। मुझे लगता है कि मैंने इसे पा लिया है। बहुत बढ़िया, केन ने राहत भरी आवाज में जवाब दिया। चलो हम सब मिलकर उन सभी को खत्म कर देते हैं। हमें अभी तक प्रवेश का सही स्थान नहीं पता है, रूई ने उससे कहा। इसके अलावा इसका एक कारण यह है कि ये 10वीं श्रेणी का मिशन है, जिसमें कम से कम 5 सदस्यों की आवश्यकता है। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे कहा। अनुसंधान सुविधा की सुरक्षा की जिम्मेदारी 6 मार्शल प्रशिक्षुओं पर थी। इनमें से 6 ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस थे, जबकि शेष 5 अनुमानतः मध्यम से उच्च ग्रेड के मार्शल अप्रेंटिस थे। कैंड्रियन साम्राज्य और मार्शल यूनियन के लिए यह मामूली बात थी। हालांकि रूई को संदेह था कि विंफ्राना के राष्ट्रमंडल डची के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इसके मार्शल आर्टिस्ट प्रति व्यक्ति, पूरी आबादी के लिए मार्शल अप्रेंटिस की संख्या कैंड्रियन साम्राज्य की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा क्योंकि लंबे समय से उसके पास उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए हर मार्शल अप्रेंटिस को एक अत्यधिक मूल्यवान रणनीतिक संपत्ति के रूप में माना जाता था।
संप्रभु राज्य के लिए इतने सारे मार्शल अप्रेंटिस को एक शोध सुविधा में बेकार बैठाना आसान नहीं था, जब मार्शल आर्टिस्ट की इतनी सारी अन्य तत्काल ज़रूरतें थीं। रूई का इरादा हमला करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना था। उस समय उपलब्ध जानकारी बहुत कम थी। प्रवेश द्वार कहाँ था? वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता था? क्या वे उसी तरह से वहाँ पहुँच सकते थे? क्या मिशन पूरा होने के बाद वे उसी तरह से वहाँ से बाहर निकल सकते थे? मार्शल यूनियन ने जो जानकारी एकत्र की थी, उससे उन्हें अनुसंधान सुविधा की एक बहुत ही सामान्य व्यापक संरचना को समझने में मदद मिली थी। मार्शल यूनियन ने उन्हें सभी विवरणों का पता लगाने का काम सौंपा था। अब हम क्या करें? इसका सुझाव आप क्या देंगे? केन ने सिर खुजलाते हुए पूछा। इलाके में छानबीन करके प्रवेश द्वार की तलाश करें। रूई ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत सीधा है। संभावना है कि प्रवेश द्वार के पास उनके पास बुनियादी निगरानी हो। अगर हम इधर उधर घूमते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमें तुरंत ही खोज लिया जाएगा। तो फिर हम क्या करें? केन ने पूछा। पूरी तरह से विस्तारित निगरानी, रूई ने जवाब दिया। आप सभी के पास मोनोकुलर हैं। आप चारों उस जमीन के टुकड़े की निगरानी करेंगे जिसके नीचे शोध सुविधा है। आप मोनोकुलर का उपयोग करके किसी भी खुले स्थान की तलाश करेंगे जहां से पूरे क्षेत्र का एक ईगल दृश्य दिखाई देगा। आपका क्या हाल है? केन ने पूछा। मैं भूकंपीय मानचित्रण के साथ गतिविधि पर नजर रखूंगा, रूई ने कहा। आप लोग हवाई दृश्य बनाए रखें। अगर कुछ होता है तो हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वह केन की ओर मुड़ा। और हाँ, एक बार जब हम प्रवेश द्वार खोज लेंगे और अंदर जाने का मौका पा लेंगे, तुम अकेले ही अंदर जाओगे। अरे, मुझे ही क्यों निशाना बनाया? केन ने शिकायत की। आपके पास शून्य चरण तकनीक है तो ही आपका अंतिम नाम है। मेरा अंतिम नाम है अर्र। वह रुका। उसे याद आया कि उसे इस नाम से नफरत थी। ठीक है, मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जाओ, दूसरों को भी वही बताओ जो मैंने तुम्हें बताया है और तुरंत योजना को क्रियान्वित करना शुरू करो। अगर तुम में से किसी को कुछ दिखे तो हम में से बाकी लोगों को बीप भेजो। समझ गया। केन गायब हो गया क्योंकि वह 0 कदम दूर था। रूई वापस मुड़ने और सिस्मिक मैपिंग के साथ अनुसंधान सुविधा की निगरानी जारी रखी। वह सुविधा की संरचना का एक हिस्सा महसूस कर सकता था। अब उसने इसके चारों ओर चक्कर लगाने की योजना बनाई और देखा कि क्या वह किसी गुप्त द्वार जैसी किसी चीज पर ठोकर खा सकता है। कम से कम वे प्रवेश करने और बाहर निकलने के स्पष्ट साधन के बिना हमला शुरू नहीं कर सकते थे। यह अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी होगा और संभवतः मिशन को बर्बाद कर देगा। अनुसंधान सुविधा शायद उन्हें पहचान लेगी और सरकार को सूचित करेगी, जो संभवतः सुदृढ़ीकरण भेजेगी। विन्फ्राना के राष्ट्रमंडल डची को भी पता चल जाएगा कि कैंड्रियन साम्राज्य को गुप्त अनुसंधान सुविधा के अस्तित्व के बारे में पता था। रूई को संदेह था कि भले ही वे खुद सक्रिय रूप से अनुसंधान सुविधा के प्रवेश द्वार का पता नहीं लगा पाए, लेकिन वे कम से कम अनुसंधान सुविधा में संसाधनों के प्रवाह का पता लगा सकते हैं। इस तरह की अनुसंधान सुविधा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमित आपूर्ति शिपमेंट की आवश्यकता होती है। रूई के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह सुविधा के अंदर और बाहर किसी भी आदान प्रदान को मिस कर सके। उसने जानबूझकर खुद को निकटतम शहरी शहर के बीच सबसे छोटे मार्ग पर स्थानांतरित कर लिया था, जो संभवतः वह स्थान होगा जहां से अनुसंधान सुविधा को आपूर्ति शिपमेंट प्राप्त होती है। अगर कुछ आता है तो वह उसे तुरंत देख लेगा। प्रवेश द्वार के स्थान को कम करने के अन्य तरीके भी थे। पूरी संभावना है कि प्रवेश द्वार किसी तरह का खुला हुआ था जो मिट्टी और उसके ऊपर कुछ वनस्पतियों से छिपा हुआ था। ये सरल और प्रभावी था, और वास्तव में ऐसा कोई और सीधा तरीका नहीं था जिससे वे प्रवेश द्वार को बिना कुछ दिखाई दिए छिपा सके, जिससे ये पता चल सके कि यह एक स्थान है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर ऐसा होता तो वास्तव में पूरे जंगल में सीमित क्षेत्र ही था जहां वास्तव में प्रवेश द्वार हो सकता था। फ्रुजमेल जंगल घने पेड़ों वाला घना जंगल था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। जिस क्षेत्र में प्रवेश द्वार बनाया गया था वह पेड़ों से बहुत अधिक आबादी वाला क्षेत्र नहीं हो सकता था। जड़ें संभवतः बहुत गहरी और फैली हुई होंगी। इसके अलावा मिट्टी भी काफ़ी कसकर पकड़ी गई होगी। गुप्त भूमिगत प्रवेश द्वार बनाने के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान घास या झाड़ियों जैसी हल्की वनस्पति के नीचे होगा। इससे प्रवेश द्वार के लिए वन क्षेत्र का अनुपात उल्लेखनीय रूप से कम हो गया, जिससे उनका काम आसान हो गया। जल्द ही समय बीत गया और रूई ने अपनी निगरानी जारी रखी। ऐसा नहीं था कि वहां कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं थी। पूरे जंगल में मनुष्यों के काफिले और गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन रूई ने उन्हें असंबंधित समझा क्योंकि वे जंगल में बिना किसी मानव गाड़ी में रुके आगे बढ़ रहे थे जो जंगल को बहुत दूर से काट रही थी, जब तक कि काफिले में से एक ने अपना रास्ता नहीं बदल लिया। रूई की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि एक काफिला सामान्य भौगोलिक क्षेत्र की ओर आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? इतनी दूर से वह जो देख सकता था उससे पता चलता था कि काफिला धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहा था, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। यह एक अच्छा संकेत था। आधे घंटे बाद वे उसके स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक स्थान पर रुके।
उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने भूमिगत से भूकंपीय गतिविधि में पर्याप्त वृद्धि महसूस की। वह स्थिति का बेहतर भूकंपीय दृश्य देखने के लिए सावधानी से करीब गया। इस बिंदु पर वह अपेक्षाकृत निश्चित था कि उसने वह पा लिया है जिसकी उसे तलाश थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं समझ गया। जैसे जैसे उसे भूमिगत लेआउट सिस्मिक मैपिंग की बेहतर समझ मिली, उसे एहसास हुआ ये द्वार सीधे सुविधा तक नहीं जाता है। ये भूमिगत गहराई में वास्तविक अनुसंधान सुविधा तक ले जाने से पहले रसद और सुरक्षा के लिए एक प्रारंभिक परत की ओर जाता है। ये समझ में आता है। यह अनुसंधान सुविधा की सामान्य संरचना के अनुरूप भी है जो मिशन बिल में हमें प्रदान की गई है। उन्होंने दूर से शून्य कदम तकनीक की हल्की सनसनी भी महसूस की। केन आगे बढ़ रहा है, अच्छा है। उसने सिर हिलाया क्योंकि उसे लगा कि केन उस क्षेत्र के पास आ रहा है। शून्य कदम तकनीक को बनाए रखने के लिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि वह प्रवेश द्वार के खुलने का इंतजार कर रहा था। वह संभवतः तुरंत वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन जब वह आएगा तो उसे उन्हें मूल्यवान खुफिया जानकारी देने में सक्षम होना चाहिए। फिर वे वास्तव में हमला करने के बाद एक अधिक विस्तृत योजना तैयार कर सकते हैं। काफिला मैदान में एक बड़े से दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था। 2 मार्शल अप्रेंटिस और 6 हथियारबंद लोग उसमें से निकले जो युद्ध के लिए तैयार थे। मजबूत, उन्होंने मूल्यांकन किया, लेकिन निश्चित रूप से ग्रेड 10 नहीं। मार्शल अप्रेंटिस काफिले की ओर बढ़े। वे स्पष्ट रूप से सतर्क और सावधान थे क्योंकि उन्होंने काफिले में सवार लोगों से बातचीत की और उन्हें सत्यापित दस्तावेज सौंपे। फिर सिर हिलाया और आराम किया। कड़ी सुरक्षा, रूई ने कहा। कुछ हद तक ये नियमित होना चाहिए, फिर भी वे अपनी चौकसी कम नहीं करते। जल्द ही काफिले के लोग उतर गए और बक्से और अन्य सामान निकालने लगे। प्रवेश द्वार से नीचे उतरकर मार्शल आर्टिस्ट और मानव रक्षकों ने क्षेत्र का निरीक्षण और सुरक्षा की। रूई ने सुनिश्चित किया कि वह इतनी दूर रहे कि उसे पकड़ा न जा सके, लेकिन इतना करीब रहे कि सिस्मिक मैपिंग के साथ स्थिति का स्पष्ट दृश्य मिल सके। आपूर्ति शिपमेंट, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी, रूई ने सोचा। लोगों ने जल्दी और तत्परता से काम किया। जल्दी से सामान उतारने और गिराने का काम पूरा किया और फिर अपनी गाड़ियों में वापस चले गए, जबकि मार्शल अप्रेंटिस और सशस्त्र गार्ड वापस सुविधा में लौट आए और हैच बंद हो गया। और अब नंगी आंखों से इसके कोई निशान नहीं दिख रहे थे। ठीक है, अब दूसरों से मिलने का समय है, रूई ने फैसला किया और अपने साथियों को एक कंपन संदेश भेजा, एक मानक संदेश जो फिर से संगठित होने का आह्वान था। रूई ने मुड़कर चुपके से अपने अस्थायी बेस पर वापस लौट आया। रूई ने तुरंत ही अपने दिमाग में कई योजनाएं बना ली थीं, जिनमें सफलता की संभावनाएं अलग अलग थीं। उनका इरादा था कि वे अपने साथियों और केन के साथ मिलकर उन पर काम करेंगे जब वे वापस आएंगे। उन्होंने किसी भी समय पीछे हटने के लिए एक अस्थायी आधार के रूप में एक छोटी सी गुफा को चुना था। इसलिए एक बार जब रूई ने अपने साथियों को संदेश भेजा तो वह उन्हें खोजने के लिए गुफा में वापस चला गया। अरे, फे ने उसका अभिवादन किया। अब क्या योजना है? हम केन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, रूई ने जवाब दिया। तब तक कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके बाद हम उनकी पिटाई करते हैं, नेल ने घोषणा की। गायब होने वाले लड़के को सारा मज़ा नहीं मिल पाता। उसे मज़ा नहीं आ रहा है। रूई ने हताश होकर आह भरी। शायद उसका समय बहुत बुरा गुजर रहा है। वह दुश्मनों से लड़ेगा और हम इस गुफा में बैठेंगे, नेल ने उस पर क्रोध से कहा। वह लड़ नहीं रहा है, तो फिर वह अंदर क्यों गया? नेल ने भौहें सिकोड़कर उलझन में पड़कर कहा। रूई ने कहा, मैंने उससे कहा कि वह अंदर सब कुछ देखे और हमें बताए कि क्या हो रहा है। वह बस इधर उधर देखेगा और हमें सब कुछ बताएगा। रूई को यकीन नहीं था कि नेल को भी टोही की अवधारणा के बारे में जानकारी है, इसलिए उसे इसे स्पष्ट करना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो वह केवल दुश्मन को देख रहा है लेकिन उनसे लड़ नहीं पा रहा है। नेल की आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूई ने जल्दी से इस बेतुकी बातचीत से दूरी बना ली। केन की जानकारी से हमें अपनी योजना को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन हमारे पास मौजूद विकल्प मूल रूप से वही हैं। हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिन्हें मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उसने उंगली उठाते हुए कहा, प्रत्यक्ष, सीधा और क्रूर बल का तरीका है। हम प्रभावी ढंग से हैच तक जाते हैं और इसे बलपूर्वक तोड़ देते हैं और देखते ही देखते सब कुछ नष्ट कर देते हैं। दूसरा विकल्प गुप्त है। हम बिना पकड़े या छिपकर अनुसंधान केंद्र में घुसपैठ करते हैं और फिर अंदर घुसते ही एक गुप्त घात लगाकर हमला करते हैं जिसमें मुख्य रूप से आश्चर्य होता है। तीसरा तरीका अर्धगुप्त प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है, जिसमें हम उन्हें उचित समय पर घात लगाकर हमला करते हैं जिससे उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन फिर प्रारंभिक घात के बाद हम सीधे हमले की ओर बढ़ जाते हैं। मेरी राय में ये सबसे व्यावहारिक तरीका है, रूई ने निष्कर्ष निकाला। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हेवर ने पूछा। सामने का दृष्टिकोण शायद अच्छा नहीं है। ये लगभग निश्चित है कि अनुसंधान सुविधा विंफ्राना के राष्ट्रमंडल डची की सरकार के साथ संवाद करने में सक्षम है।
चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों न हो, हम गुप्त प्रवेश द्वार को नहीं तोड़ सकते, सभी मार्शल प्रशिक्षुओं को नहीं मार सकते और फिर अनुसंधान सुविधा में सभी कर्मियों को भी नहीं मार सकते, इससे पहले कि वे अपनी सरकार को सूचित कर सकें और इससे पहले कि सरकार कुछ गंभीर सुदृढ़ीकरण भेजे। हैवर ने पूछा, भले ही वे सरकार को हमले की सूचना दे दें, तो क्या हम सैन्य बलों के यहाँ पहुँचने से पहले ही मिशन पूरा नहीं कर सकते? अगर वे सामान्य रूप से लड़ते तो हम ऐसा कर सकते थे। रूई ने जवाब दिया, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता हो कि सेना आ रही है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? फे ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उन्हें पता है कि सुदृढ़ीकरण आ रहा है तो वे इसे रोकने के लिए लड़ेंगे। रूई ने समझाया, हारना नहीं जीतना आसान है, बहुत आसान है। अगर वे हमारे ऑपरेशन को जितना संभव हो उतना लंबा खींचने के लिए हर संसाधन खर्च करते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसे पूरा करने में बहुत अधिक ऊर्जा और समय लगेगा और यह संभवतः सुदृढ़ीकरण आने से पहले नहीं होगा। मैं समझ गया, हैवर ने शांति से उत्तर दिया। ये बात तो समझ में आती है। फिर गुप्त दृष्टिकोण के बारे में क्या ये दृष्टिकोण आश्चर्य के तत्व और बड़ी बढ़त के साथ समस्या को पूरी तरह से हल नहीं करता? हाँ, ऐसा ही है, रूई ने माना। समस्या यह है कि जहाँ तक सफल क्रियान्वयन की संभावना का सवाल है, ये बहुत ही अव्यावहारिक है। केवल केन ही इस रणनीति को वास्तविक रूप से अपना सकते थे। हम किसी भी तरह से छिपकर या छद्मवेश के माध्यम से सुरक्षा को भेद नहीं सकते, ये काफ़ी सख्त था। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हम शायद पकड़े जाएंगे और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण की समस्याओं के और भी बदतर संस्करण में फंस जाएंगे। ये वास्तव में समझ में आता है। फे ने स्वीकार किया। तीसरे विकल्प के बारे में क्या? अर्धगुप्त प्रत्यक्ष विकल्प। सफल क्रियान्वयन की संभावना के लिहाज से ये सबसे अच्छा विकल्प है, रूई ने बताया। हम घात लगाने के लिए न्यूनतम मात्रा में छिपकर हमला करते हैं, जिससे आश्चर्य की स्थिति पैदा होती है और उस लाभ को त्वरित विनाशकारी हमले के साथ बढ़ा देते हैं, रूई ने बताया। हैवर ने मामले पर विचार किया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या इस परिदृश्य में भी शोध सुविधा विन्फ्रेनियन डची सरकार से संपर्क नहीं कर सकती? ये तभी संभव है जब हम सब बाहर से हमला करें, रूई ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा है जो शोध केंद्र में घुसपैठ कर सकता है और बिना पकड़े रह सकता है? केन, क्या आपकी समस्या का समाधान यही है? रूई ने सिर हिलाया। केन के लिए सबसे अच्छी भूमिका संचार उपकरणों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और अंदर से विभाग और सुरक्षा नेताओं को मारना है। यह उन्हें बाहर से संवाद करने से रोकता है और सुरक्षा विभाग और टीम को कुशलतापूर्वक संगठित होने से भी रोकता है। जितनी अधिक अराजकता होगी, हमारा संचालन उतना ही सुचारू होगा। आपने केन को बाहरी हमले में शामिल न होने की योजना बनाई है, लेकिन जब हम हमला करेंगे और संचार और नेतृत्व के विनाश का समन्वय करेंगे तो वह सुविधा के अंदर मौजूद रहेगा। यही है। हैवर काफ़ी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उद्धरण चिन्ह ... काफ़ी शानदार योजना है। वास्तव में मैं इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता। केन आपूर्ति शिपमेंट के लिए प्रवेश द्वार खोले जाने से एक दिन पहले घुसपैठ कर सकता है और बस हमले के समय का इंतजार कर सकता है, रूई ने समझाया। हम हमला शुरू करते समय उसे बस बीप कर सकते हैं और वह अपना ऑपरेशन शुरू कर सकता है। एक बार जब हम अंदर मिलते हैं तो हम सफाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही ठोस रणनीति है, फे ने सिर हिलाया। लेकिन हम अनुसंधान सुविधा में अर्धगुप्त रूप से कैसे प्रवेश करेंगे? कई संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छी संभावना निश्चित रूप से रिसर्च फैसिलिटी के रास्ते में सप्लाई शिपमेंट को रोकना और अपहरण करना है। जब हैच खुलता है और दस्तावेजों की जांच की जाती है और वे थोड़ा आराम करते हैं, तब हम बाहर निकलते हैं और उन सभी पर घात लगाते हैं, रूई ने समझाया। हमें बस उन्हें मारना है, शायद ड्राइवर को छोड़कर, और फिर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना है जैसे कि सब कुछ सामान्य है। इस समय उन पर हमला करने से सफल होने की संभावना काफ़ी अधिक है। मेरी राय में ये निश्चित रूप से सबसे अच्छी योजना है जिसे कम समय में लागू किया जा सकता है। योजना को दोहराते हुए रूई ने आगे कहा, हमने केन को हमले के दिन से कुछ समय पहले अनुसंधान सुविधा में घुसपैठ करने को कहा और उसे संचार और सुविधा के नेताओं के स्थान पर कड़ी नज़र रखने को कहा। फिर जब अगली सप्लाई शिपमेंट रास्ते में होती है तो हम उस पर हमला करते हैं और उसमें सवार ज़्यादातर लोगों को मार देते हैं। या तो हम ड्राइवर को जिंदा रखते हैं या उसकी जगह खुद को रख लेते हैं। फिर उन्हें दस्तावेज दिखाते हैं और जब वे सप्लाई के सामान की जांच करने के लिए पीछे जाते हैं तो हम उन पर घात लगाते हैं, रूई ने बताया। शिपमेंट के अनलोडिंग और डॉकिंग के दौरान सिर्फ 2 मार्शल अप्रेंटिस थे जो पूरी प्रक्रिया के दौरान पहरा देते थे। अगर हम उन पर हमला करते हैं और संख्या में बढ़त और आश्चर्य के तत्व के साथ उन्हें जल्दी से हरा देते हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वह फे की ओर मुड़ा। आश्चर्य का तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। आश्चर्य के तत्व के साथ आपको उनमें से किसी एक पर अपना वलपूल हमला सफलतापूर्वक करने में सक्षम होना चाहिए और मुझे अपना स्टिंगर सफलतापूर्वक करने में सक्षम होना चाहिए।
एक बार ऐसा हो जाने के बाद उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल शून्य हो जाती है। उन्हें जल्दी से बाहर निकालने का मतलब है कि हमें शेष 4 मार्शल अप्रेंटिस से 5/4 के लाभ के साथ लड़ना होगा, जो हमारे पक्ष में भी काफ़ी हद तक होना चाहिए। जब हम बाहर से घात लगाकर हमला कर रहे होते हैं, केन संचार और नेतृत्व को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें उसकी क्षमता को देखते हुए 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वह 4 मार्शल अप्रेंटिस को अंदर आने से भी रोक सकता है, हालांकि यह खतरनाक हो सकता है। हालांकि जब तक ये केवल रुकावट और ध्यान भटकाने वाला है और वह सावधान है, तो उसे प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए। शून्य कदम तकनीक बहुत शक्तिशाली है और इसमें महारत हासिल करने के बाद से वह और भी मजबूत हो गया है। एक बार जब हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हम केन के साथ फिर से संगठित होते हैं और शेष 4 मार्शल प्रशिक्षुओं से लड़ते हैं। साथ ही अनुसंधान सुविधा के गुप्त प्रवेश द्वार को सुरक्षित करते हैं ताकि उनमें से कोई भी बाहर ना निकल सके, और हम अपना सफाई अभियान पूरी तरह से शुरू करते हैं और काम को यथासंभव तेजी से पूरा करते हैं, डेटा को सुरक्षित करते हैं और निकल जाते हैं। व्याख्यान के अंत में रूई ने हल्की सांस ली। ये योजना का सामान्य सार होगा। कोई सुझाव, आलोचना, प्रश्न? ध्यान दें कि योजना अस्थायी है। जब तक हम केन द्वारा लाई गई खुफिया जानकारी की जांच नहीं करते, हम उतना निश्चित नहीं हो सकते जितना हम चाहते हैं। हैवर ने पूछा, भले ही हम संचार व्यवस्था को तोड़ दें, लेकिन क्या ये तथ्य कि शोध केंद्र में आपूर्ति ले जाने वाला काफिला वापस नहीं लौटा, अलार्म नहीं बजाता? अगर काफिला वापस नहीं लौटा, तो वे निश्चित रूप से काफिले के स्थान को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये निश्चित रूप से सच है, हालांकि हम भौगोलिक दृष्टि से निकटतम जनसंख्या केंद्र से भी बहुत दूर हैं, जिसका अर्थ है कि काफिले को प्रेषण स्थान पर वापस लौटने में कई घंटे लगने की उम्मीद है। जब तक काफिले के देर से आने के कारण कोई उपाय किए जाते हैं, तब तक हम मिशन पूरा कर चुके होंगे और अनुसंधान सुविधा छोड़ चुके होंगे। रूई ने उन्हें बताया, ये काफ़ी संभावना है कि आपूर्ति शिपमेंट के लिए जिम्मेदार कार्यकारी शाखा को सुविधा द्वारा एक सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई है। हमें रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अपना घात लगाना शुरू करना होगा या खुद ही नकली रिपोर्ट भेजनी होगी। केन के लौटने के बाद इसका विवरण सुलझाया जाएगा। चारों, नहीं, तीनों ने योजना पर चर्चा की और उस पर गहराई से विचार किया। कुछ दिन बीतने के बाद आपूर्ति की एक और खेप आ गई और केन एक बार फिर गुप्त प्रवेश द्वार खोलकर भागने में सफल हो गया। जल्द ही वह अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ फिर से इकट्ठा हो गया और अंततः सुरक्षित स्थान पर पहुंचने पर वह गिर पड़ा। कान, बाद में, मैं पहले सो रहा हूं, केन ने रूई पर चिल्लाया। रूई भूल गया कि वह काफी समय से सोया नहीं था और उसने शून्य कदम तकनीक को भी लंबे समय तक सक्रिय रखा था। 10 घंटे की नींद के बाद ही केन आखिरकार अपनी नींद से जागा। ओह यार, ये भयानक था, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करना चाहता। आपने शून्य चरण तकनीक में महारत हासिल कर ली है, आपसे और मार्शल यूनियन के लोगों से भी यही अपेक्षा की जाएगी। रूई ने उपहास किया। आपको क्या लगता है कि आपको इस मिशन के लिए क्यों नियुक्त किया गया है? आपकी चुप्पे की क्षमता ही इसका सबसे मजबूत कारण है। रूई हंस पड़ी जब केन जोर से कराहने लगा, जिससे फे को उसकी डांट पड़ी। ठीक है, अब पहले हमें विस्तृत रिपोर्ट दो, रूई ने केन से कहा। ठीक है, केन ने गहरी सांस लेते हुए पूरी कहानी सुनानी शुरू की। जब वह पहली बार अंदर गया तो उसने एक बड़ा और चौड़ा कमरा देखा, जिसमें सुरक्षाकर्मी थे जो आपूर्ति के सामान की जांच कर रहे थे, फिर सामान को भारी सुरक्षा वाले लिफ्ट से नीचे भेज रहे थे। 2 मार्शल अप्रेंटिस जिन्होंने आपूर्ति शिपमेंट की अनलोडिंग और डॉकिंग की देखरेख की थी, वे सुरक्षा मंजिल पर स्थायी सुरक्षा थे। शेष 4 मार्शल प्रशिक्षु नीचे वास्तविक अनुसंधान सुविधा में पहरा दे रहे थे, जिनमें से केन ने केवल 3 को ही देखा था। केवल 3? रूई ने पूछा, क्या उनमें 10वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस भी था? नहीं, केन ने अपना सिर हिलाया। मैंने 10वीं कक्षा के प्रशिक्षु को कभी नहीं देखा। वह शायद अनुसंधान सुविधा के मुख्य विंग में था, जहां मैं कभी नहीं जा सका। क्यों नहीं? क्योंकि यह कभी खुला ही नहीं, एक बार भी नहीं। रूई की आंखें सिकुड़ गईं। सबसे सरल व्याख्या यह है कि सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी शोध उस कोर विंग में चल रहा है। यही वजह है कि वह हर समय इसकी सुरक्षा करता रहता है। मैंने भी यही सोचा था। केन ने सिर हिलाया। मुझे चल रहे शोध के बारे में और बताइए, रूई ने कहा। केन ने उन शब्दों पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, शोध, ये बुरा था। सैकड़ों मनुष्यों को सीलबंद कांच के कमरों में बंद कर दिया गया। परीक्षण विषयों के रूप में बिस्तरों में बांध दिया गया। वे उन्हें किसी तरह की औषधि पिलाते, उन्हें किसी तरह की यातना देते और परीक्षण विषय सभी दिमागी रूप से मृत हो जाते। वे कभी नहीं उठते और अंततः मर जाते। रूई ने भौहें सिकोड़ीं। ये बात बहुत ही विचित्र लग रही थी, लेकिन उनके शरीर अलग अलग थे, मानो उस प्रक्रिया ने कुछ बदल दिया हो। अलग? हाँ, मुझे लगता है कि सुधार हुआ है। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी किया, उससे मूल रूप से वे मारे गए, लेकिन उनके शरीर भी मजबूत हो गए। उसके बाद वे शरीर की मजबूती और कई अन्य चीज़ों पर परीक्षण करते थे जो मुझे समझ में नहीं आती थीं,
लेकिन मूल रूप से पहले की तुलना में शरीर के बारे में हमेशा कुछ मापने योग्य तरीके से अलग होता था। मैं जो कुछ भी समझ सकता था उसके अनुसार। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे वे पूरी सुविधा, सभी शोधकर्ता और हर कोई सिर्फ मानव शरीर का परीक्षण नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि वे, उन्होंने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे मानव शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे शोध केंद्र का अंतिम लक्ष्य यही है।